नमस्कार पवार साहब जी। आप आजकल की जो राजनीति है उसको किस रूप में देखते हैं और क्या आप 2024 का चुनाव आने वाला है उसको किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, पहली तो बात, सबसे पहले तो आपने कहा राजनीति। तो राजनीति में दो शब्द हैं, राज और नीति। इसकी व्याख्या दो तरह से है। एक तो राज करने की नीति क्या है, या एक नीति के लिए राज करना है। तो अगर समाज के लिए कुछ करना है तो उसे तो राजनीति कहते हैं। अगर आपको वोट बैंक का हिसाब लगाना है तो वो आजकल तो उसे राजनीति तो नहीं कहा जाना चाहिए, तो वोट नीति है, राजनीति तो है ही नहीं। राजनीति तो में ये होना चाहिए कि भाई ये जो समाज है, ये देश है, इसके जो नागरिक हैं उनके लिए क्या कौन सी नीति होनी चाहिए। आप क्या समझते, कोई नीति है? मुझे तो नहीं दिखता आज तक। जो आज तक के जो राजनीति है, आज की जो मतलब इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं, जो वोट के गणित में लगे हुए लोग हैं, मुझे तो कहीं उसमें एहसास नहीं होता कि कोई उनकी नीति भी है। आप चारों तरफ कहीं इस तरह के दंगे भड़काना, आपस में पैदा करना, इस तरह की जो हो रहा है, इसे क्या समझ रहे हैं, क्या है ये दंगे? तो वास्तव में जो है वो प्रायोजित होते हैं, सेल्फ नहीं होते, अपने आप से स्वस्फूर्त नहीं होते। वो दंगे तो कराए जाते हैं, और दंगे कराने की नीति भी बहुत पुरानी है। भाई वो ज्यादातर तो पॉलिटिकल गेन के लिए कराए जाते हैं, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, या अपनी वोट मिल जाए उसकी पूर्ति के लिए। तो ये जो आजकल आप जो देख रहे हैं, ये तो उसी का पार्ट है कि वोट किस तरह से हमारा वोट मिल जाए। या अभी इसमें और स्थिति है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें और समस्या है दूसरी। इसमें कोई वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तो जो वोट बैंक है उसको बचाने के लिए दंगे हैं। आपने जितना वोट बैंक बना लिया था, जिसने मतलब आज की जो सत्ता पार्टी है उसको जितने लोगों ने वोट दिया, अब वो जैसे जैसे उनकी सोच बढ़ रही है, उन्हें मतलब क्लैरिटी आ रही है, उनको लग रहा है कि भाई हमारे लिए कुछ होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कुछ स्वास्थ्य कंडीशन होनी चाहिए। तो वो अब जो अगर वो सही तरफ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है सत्ता को। तो इसलिए उस सत्ता का आज का जो मकसद है वो उस वोट बैंक को बचा कर रखना है, बढ़ाना नहीं है। चारों तरफ अभी 2024 आया नहीं, 2024 के लिए तैयारियां चल रही हैं। आज कांग्रेस का इसी पर्पज को लेकर एक संविधान बचाओ संकल्प सभा आयोजित की गई। यही महाराजा पैलेस क्या बोलता है? नहीं, मैं समझ गया। मैं तो आपके सवाल के दो पार्ट हैं। पहले, इससे पहले आपने पूछा 2024 वाली बात जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि 2024 में चुनाव होंगे, उससे पहले ही हो जाएंगे। आप तैयार रहें, 2023 में चुनाव होने की ज्यादा संभावना है। पहली तो बात यह है, चाहे वो विधानसभाएं स्थगित करनी पड़े या फिर लोकसभा साथ, मतलब लोकसभा और विधानसभा साथ ही चुनाव होगा। पहली तो बात यह है। अब हम सोच रहे हैं कि 24 है, हो सकता है 24 में हो। तो लेकिन दूसरा पार्ट जो आपने कहा वो आपने कांग्रेस के ऊपर पूछा कि भाई आज जो कांग्रेस की रैली थी, वो सभा थी, संकल्प सभा। राव साहब, उसमें 4 शब्द थे। आज मैंने जो बड़ा बड़ा देखा बैनर पे, फ्लेक्सी पे लिखा हुआ, संविधान बचाओ संकल्प सभा। ठीक है साहब। तो उसका जो चौथा वो था पार्ट सभा, वो तो ठीक था। काफी लोग थे उसमें, 1000-1500 लोग थे। तो इतना बड़ा आज के जमाने में इकट्ठे होना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो वो सभा तो थी, लेकिन उसमें सभा किस लिए थी और सभा में जो लिखा हुआ था वो, उसमें दोनों में वो कंफ्यूजन है। जो कांग्रेस नेतृत्व ने सोचा कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट विषय है आज का, भाई संविधान बचाओ। लेकिन उस पर कार्रवाई जो आगे इम्प्लीमेंट हो रही थी, तो वो उसमें कहीं दूर दूर तक मुझे जैसी जानकारी आई है कि उसमें कहीं ना तो संविधान की बात थी, ना संविधान बचाने की बात थी, ना कोई संकल्प था। ये तो ठीक है भाई, कांग्रेस ने बहुत अच्छा नारा, मतलब वो विषय रखा, नेतृत्व की दाद देनी चाहिए। उन्होंने जो आज की देश की सबसे बड़ी जो समस्या है उस पर उन्होंने फोकस किया कि भाई संविधान बचाओ।
लेकिन जहां तक संविधान बचाओ का दूसरा पहलू है, जो वास्तविक होना चाहिए इस नारे का या इस पर जिस पर सभा होती है, वो है संविधान। संविधान क्या कहता है हमारा संविधान में जो संकल्प है, जो जवाहरलाल नेहरू का ही है संकल्प तो दिया हुआ, उसी को संविधान सभा ने ऑप्ट किया। जो संकल्प लिया गया वो क्या है? संकल्प यही है कि भाई हम इस देश को समृद्ध देश बनाएंगे, इसमें सब जो इसके नागरिक हैं उनको अवसर मिलेगा कि वो विकसित हो सकें, वो शिक्षा ले सकें, वो अपना कार्य कर सकें, वो बोल सकें, उनको जो भी धर्म है उनको अच्छा लगता है उसको मान सकें, उसको वो अपनी पूजा पद्धति को बरकरार रख सकें। ये तो संविधान कहता है हमारा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में जो बेसिक चीज है, जो नागरिक है, उसको ऐसा तो कहीं अवसर नहीं मिल रहा कि वो बोल भी ले, वो बराबरी का व्यवहार भी आ जाए। अब वो बराबरी तो आप देखते हैं वो अनुसूचित जाति के लिए मतलब ठीक है भाई, छुआछूत नहीं है, लेकिन छुआछूत वो टेबल पर नहीं है। लेकिन ये मन मत छुआछूत पूरा का पूरा भरा हुआ है कि आपको बर्दाश्त ही नहीं है कि भाई कोई आदमी जो है वो शेड्यूल कास्ट में से वो आगे वो बढ़ करके कुछ पैसा कमा करके वो अच्छी शादी कर ले, अच्छा अपना जो है वो खुशी मना सके। तो वो तो सिस्टम है नहीं, वो तो बर्दाश्त ही नहीं है, तो वो छुआछूत भी नहीं गई। तो वो जो बेसिक चीज हमारे संविधान में जिससे देश बना, देश हमारा संविधान से ही बना है। संविधान के लागू होने से पहले हमारा देश तो 565 देश थे, 565 देश ही थे। वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, टुकड़े नहीं थे, वो देश थे। हर एक राजा का अपना देश था, अपना कानून था, अपनी व्यवस्था थी, अपना सिस्टम था उसका लड़ने का। जो वो कहता था वो सही। इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय इसका जो है मतलब सरदार पटेल को जाता है कि उसने, और ओवरऑल कहें तो भाई कांग्रेस का वो एक विजन था कि भाई ये सारे के सारे देश मतलब हम ऐसा मतलब देश बनाएंगे जिसमें हर एक आदमी को अच्छा लगेगा। जो देश है, जो अभी आज देश बने हुए हैं, वो अपने आप को, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए थे कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाओ, आप किसी देश से जुड़े, पाकिस्तान से जुड़े, भारत से जुड़े या ना जुड़े, उन्होंने तो ये ऑप्शन छोड़ दी। रियासतें थी, ये कह लीजिए रियासतें थी तो इंडिपेंडेंट थी। हाँ, रियासतें अपने आप में देश थे, और वो बहुत बात तक झेला हमने। हैदराबाद को झेला, वो अपना देश बना कर रखा हुआ था। क्या नाम, कश्मीर को झेला, जिसका आज आप जो कश्मीर समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह तो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो 1 साल बाद जोड़ा भारत से, ये महाराजा टीरी ने नहीं जोड़ा, वो अपनी एक अलग वो देश था। तो ये तो सब अपने आप में देश थे। देश को जोड़ा एक संविधान ने जोड़ा, और उसमें बहुत ज्यादा प्रयास जो है, सबसे ज्यादा हम क्रेडिट अगर देते हैं तो सरदार पटेल की बोल्डनेस का था। अच्छा, एक कांग्रेस लीडर थी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उस टाइम की कांग्रेस और आज की कांग्रेस, इसमें क्या डिफरेंस समझ आएगा? ज्यादा कड़वी बात तो राव साहब ये है कि इंदिरा गांधी के साथ साथ ही सिद्धांतों की राजनीति चली गई। क्या राहुल गांधी में आप नहीं देख रहे? देखिए, ये भविष्य है, राहुल गांधी भविष्य है। वो अभी तक तो सत्ता पर तो आसीन हुआ नहीं है, उसने जो कुछ कृत किए हैं वो अच्छा है। वो आदमी का एहसास करा रहा है, आदमी को नागरिक है भारत का, हर एक नागरिक उसकी प्रॉपर उसकी वैल्यूएशन है, उसको ये स्वाभिमान तो वो जगा रहा है कि भाई जो आप ही सब जो हैं जो देश बनाते हैं, आप ही सब हैं जो वोटर हैं, आप ही सब हैं जो सरकार बनाते हैं। चाहे वो कोई मैकेनिक है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, वो उनको ये एहसास दिलाना, किसानों को ये एहसास दिलाना भाई हम हिस्सेदार हैं देश के, हमारा है देश, तो देश किसी का एक व्यक्ति का तो नहीं है। आज देश को किस तरह के नेता की जरूरत है? नेता अलग चीज है। देखिए, नेता की जरूरत तो बहुत दूसरी चीज हो जाती है। अभी देश की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो हाँ, देश की जरूरत हमें, देखिए विकसित देश कौन है? विकसित देश पूरी संसार में वो विकसित देश कहलाते हैं जहाँ शिक्षा पद्धति ठीक है, जिनकी शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है, वो सबसे विकसित देश है। और बल्कि किसी भी देश को विकसित है वो उसकी शिक्षा ही बनाती है। और इसीलिए शिक्षा का प्राविधान भारत के संविधान में किया गया कि हर एक भारत के बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा लेना, और उसको भी डाइल्यूट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। कागजों में रह गया? नहीं, कागजों में नहीं रह गया। वो जिम्मेदारी सरकार की थी, उसको जिम्मेदारी को परिवार के ऊपर डाल दिया, माँ बाप के ऊपर, कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे। ऐसी विकट स्थिति में गुजरात भारत को कैसे राजनेता की आवश्यकता है, किस तरह का? देखो राव साहब,
ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहा कि हाँ मुझे अभी जैसा हम घेवर खाना है घेवर खा लिया, इच्छा होगी पूरी हो गई। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है देश को विकसित बनाने का। उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो नागरिक को सभ्य होना जरूरी है, नागरिक को जागरूक होना जरूरी है, नागरिक को समाज के लिए शिक्षित होना जरूरी है, नागरिक को अपने देश की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि कैसे देश बना, और नागरिक को ये पता होना चाहिए कि मेरे देश के लिए, इस पूरे देश के लिए, इंडिविजुअल नहीं, मेरे लिए नहीं, देश के लिए क्या जरूरत है। जब हम मिलकर का प्रयास करेंगे तभी देश बनेगा। किसी एक नेता, ठीक है, वो मतलब एक चूंकि एक नेता सा मेरा मकसद एक नेता सा नहीं है, मेरा मकसद है कैसे किस तरह के नेता की जरूरत है जो देश को आगे बढ़ा सके। सबसे ज्यादा जरूरी है उसे पता होना चाहिए कि भाई देश की जरूरत क्या है, मेरे देश की जरूरत क्या है। मेरे देश की जरूरत है शिक्षा हो, मेरे देश की जरूरत है कि जो देश में जो पैदा हो रहे हैं वो स्वस्थ रहें, तभी तो कुछ करेंगे। मेरे देश की जरूरत है कि जो मेरा जो नागरिक है, जो उसे कार्यबल कहते हैं, उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो। उसको खाली वो खाने पीने की मशीन नहीं होनी चाहिए, उसको शिक्षित बनाओ, उसको योग्य बनाओ, उसका प्रयोग करो, सदुपयोग करो। एक जो नागरिक होता है वो बोझ नहीं होता, वो संपत्ति होती है देश की। और देश किस दिशा में जा रहा है, इससे क्या समझते हैं आप? देश मतलब आप देश के लिए मैं नेताओं को दोषी नहीं मानता, इसके लिए नागरिक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। नागरिक की वो जागरूक न होना जिम्मेदार है, उसका 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 लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए, उसको लोकतंत्र को दिशा देनी चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि क्या हो रहा है मेरे से क्या मतलब है, ये गलत बात है। आदमी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का सब पे उसका सब पे असर आता है। एक चीज कोई गलत होगी सब पे असर आएगा, प्रगति हमारी रुकेगी। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम स्वार्थी होकर के ये सोचे कि साहब मैं अपने बेटे का, अपने बेटे के बेटे का या उसके बेटे के बेटे का ही सोचूं। लेकिन वो सोचना तो ठीक है, लेकिन वो उनका भी कल्याण तभी होगा जब देश का हाल ठीक होगा। सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में जाके बस नहीं पाएंगे, अमेरिका में जाकर नहीं बस पाएंगे, रहना तो यही है ना। अच्छा, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने पास आउट करने के बाद बाहर जाना पड़ता है, ऐसे क्या क्यों जाते हैं? देखिए, ये शिक्षा का आप लोगों ने ग्रेविटी नहीं समझी शिक्षा की। शिक्षा में राव साहब आज देश में 32 करोड़ छात्र हैं, कुछ छोटी बात नहीं है। चाइना भी हमसे पीछे है छात्रों के मामले में। चाइना की संख्या, हालांकि हम बराबर पहुंच गए, लेकिन चाइना में भी 32 करोड़ छात्र नहीं है, वहां भी 25-26 तक ही है। अभी छात्र जो है, आप क्या समझ रहे हैं, और छात्र को अगर आप ठीक से एजुकेट करेंगे तभी तो सदुपयोग होगा उसका, उसको आप शिक्षित ठीक से बनाएंगे तभी तो उसको वो एसेट है। अगर आप शिक्षित नहीं बनाएंगे, अधकचरी उसको एजुकेशन देंगे तो वो तो फिर बेकार है, वो तो एक बोझ है। और यही हो रहा है। हमारे माँ बाप बेचारे जो हैं वो पूरा दुनिया भर का अपना सारी जीवन की कमाई लगाते हैं, उनको डोनेशन देके वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। स्कूल वो खाली एक पैसा कलेक्शन का केंद्र बनकर रह गए हैं। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हो गया। स्तर इसलिए नीचे हो गया कि हमने उसकी महत्ता ही नहीं समझी।